हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का क्या है, डे 3 है। यानी कि आज हम लोगों का डे 3 है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल 10,000 MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी में क्या है, पिछले यूपीएससी के PYQ में आए हुए हैं। और जिसका हमारा टारगेट क्या है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है, उसको क्लियर करना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और अभी हम लोग आ गए हैं कि आपने प्रैक्टिस वाले सेक्शन पे। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है क्या, कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस सीरीज़ को कंटिन्यूस देखते रहिएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने क्या केवल 4 दिन भी अगर छोड़ दिया, यानी कि अगर आप लोगों ने केवल 4 दिन का भी गैप कर दिया, तो आप क्या होगा, अन्य लोगों से 100 क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे। तो यूपीएससी में बस यही होता है, सिलेक्शन फाइनली उसी का होता है जो क्या होता है, कंटिन्यू मतलब कि लगातार तैयारी करता रहता है। और इस समय क्या है, लगभग सभी एस्पिरेंट क्या है, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। और जो सीरियस एस्पिरेंट है, वही केवल तैयारी में अपने लगा हुआ है। तो आप भी क्या है, एक सीरियस एस्पिरेंट होने के नाते अपनी तैयारी को क्या कीजिएगा, मतलब कि कंटिन्यू करते रहिए। और तो इसी के बहाने क्या होगा, आपका डेली 25 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस होती रहेगी, और साथ ही साथ क्या जीएस के मतलब कि 25 और सीसेट के 10 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस होती रहेगी, तो इसका मतलब है कि जैसे कहते हैं नहीं कि मतलब कि आपकी जो तलवार है उसमें धार लगती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी आज की वीडियो को। और अब क्या है, लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन क्या है, पहले आपको बता देते हैं कि ये क्या है, 2024 के PYQ हैं। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं अभी आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजेल, क्या है, हाइड्रोजेलों का उपयोग होता है। यानी कि एक जो रसायन है क्या, हाइड्रोजेल, जिसका उपयोग किस में होता है, किसमें क्या, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी के रूप में, चल वातानुकूलित प्रणाली के रूप में, औद्योगिक स्नेहक के रूप में। तो आप इसमें से बताना है कि कौन सा सही हो सकता है। यानी कि क्या, औद्योगिक स्नेहक यानी कि जिसे कहते हैं हम लुब्रिकेंट, उसमें होता है, या फिर क्या मतलब कि रेफ्रिजरेटर में जो वातानुकूलित, यानी कि यार रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीज में क्या कहते हैं कि एसी में होता है, या फिर रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल एक, यूपीएससी ने इसकी ऑफिशियल आंसर में क्या दिया है, केवल आंसर यानी कि ओनली एक सही है, बाकी क्या है, दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल एक, रोगियों के नियंत्रित औषधि डिलीवरी में, ना कि एसी में, और ना ही क्या हमारे लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारा 36 का राइट आंसर क्या होगा, केवल एक। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातित नली उत्सर्जन है। यानी कि बोला गया है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं जो क्या हाइड्रोजन से चलते हैं, यानी कि जो भी हाइड्रोजन से चलते हैं, उससे निकलने वाला जो हमारा उत्सर्जन क्या होता है, उससे उत्सर्जन क्या निकलता है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जब हाइड्रोजन जलता है तो उससे क्या मिलता है, यानी कि H2O मिलता है। यानी कि जब हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन में, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या निकालता है, पानी निकालता है। तो पानी यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा जलवाष्प, यानी कि इसका आंसर होगा डी। और हालांकि आपको अभी लग रहा होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पर आप जब एग्जाम हॉल में होंगे तो वहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी क्या लोग करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लगा देते हैं, या फिर हाइड्रोनियम का लगा देते हैं, या फिर ऑक्सीजन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना क्या है, जलवाष्प जो होता है हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन ईंधन वाले वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जित पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में होती है। यानी कि एक पदार्थ, एक मतलब कि ये एक मतलब कि क्या कहते हैं कि एक कहते हैं कि एक टेक्निक, यानी एक तकनीक के बारे में बोला है, ये तकनीक किस लिए चर्चा में रहती है। तो क्या ये मतलब कि सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी, यानी कि जो IVF टेक्नोलॉजी होती है उसके संदर्भ में है। औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी, क्या नैनो डिलीवरी में मतलब कि नैनो जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें क्या औषधि की डिलीवरी होती है, क्या उसमें होती है, इसका उपयोग होता है। और सी वाला बोला है क्या, टीका यानी वैक्सीन के उत्पादन में प्रौद्योगिकी के रूप में इसका उपयोग होता है क्या, अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के रूप में इसका उपयोग होता है क्या। तो अगर आपको इसमें क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी सी अगर टेक्निक लगाते हैं तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको शब्दावली को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन, यानी कि क्या लिखा है, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। अगर आप मेम्ब्रेन के बारे में नहीं जान पा रहे, फिर भी अगर आप बायो रिएक्टर से भी थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है बायो रिएक्टर, यानी कि कोई बायो है, यानी कि जो बायोमास है उसका क्या है, रिएक्टर, यानी कि चैम्बर में कुछ किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये अवशिष्ट जल शोधन प्रणाली हो सकती है, यानी कि अपशिष्ट जल शोधन शोधन प्रौद्योगिकी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा है, डी है।
तो यूपीएससी में इसी प्रकार से क्या आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो क्या होंगे, आपको बिल्कुल भी परिचित नहीं होंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड और क्या करना पड़ेगा, शब्दावली को तोड़ करके समझ करके करना पड़ता है। इसी प्रकार से एक बार इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आया था एम स्ट्रीप करके, यानी कि एम स्ट्रीप करके आया था। तो उसमें भी क्या था, वो बाघ से संबंधित था। या फिर एक बार क्वेश्चन आया था क्या, सेब, SAVE। तो सेब किसके लिए था, बल्चर क्या बल्चर क्या कहते हैं कि गिद्ध संरक्षण के लिए था। बल्चर कन्वेंशन क्या कहते हैं कि कंजर्वेशन के लिए था। तो बल्चर कंजर्वेशन के लिए था। वहीं क्या माइक जो था हमारा, एक है माइक, MIKE। तो माइक किसके लिए है, माइक है हमारे हाथी के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या है, 3 के 3 मतलब कि जो बताए हैं अभी तक की यूपीएससी ने पूछा है, तो तीनों मैंने आपको बता दिया। क्या पहला बताया मैंने माइक, यानी कि माइक किसके लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए। वहीं बल्चर के लिए क्या है, सेब है। और टाइगर के लिए क्या है, यम स्ट्रीप है। तो आपको ये ध्यान रखना है, और यूपीएससी क्या इससे भी पूछ सकती है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया था शायद छोटा सा, 38। तो 38 क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पाइप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा में की गई। यानी कि जो एक पाइप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, इसका जो है हाल ही में चर्चा में रहा था। ये क्यों चर्चा में रहा था, इसके बारे में पूछा है। क्या ये सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई के लिए इसका चर्चा में रहा था, धान की फसलों के उत्थान के लिए चर्चा में रहा था, या दीर्घावधिक ऊर्जा भंडारण के लिए चर्चा में रहा था, या फिर वर्षा जल संचयन प्रणाली के रूप में चर्चा में रहा था। तो यहाँ पर भी आप अभी हमने जैसे कि बताया कि आपको क्या करना है, शब्दावली से थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। इसे लिखा है पाइप्ड स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज की बात हो रही है कुल मिला के। तो अगर आप समझ पाएँ, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कुछ स्टोरेज की बात हो रही है। तो हमें स्टोरेज से ध्यान रखना है, पाइप्ड स्टोरेज और हाइड्रो पावर। यानी कि हाइड्रो पावर का मतलब है कुछ एनर्जी के कंजर्वेशन से संबंधित होगा, और स्टोरेज यानी कि कंजर्वेशन, और हाइड्रो पावर से यहाँ पे मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। पर मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आंसर निकालना कैसे है। क्योंकि सिंपली अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको केवल इन्फॉर्मेशन बेस पे नहीं करना है, इसको क्या करना है, इस तरीके से करना है कि आपको क्वेश्चन हल करना भी आना चाहिए। अब जैसे कि स्टोरेज से आप समझ सकते हैं कि क्या होगा हमारा, यानी कि कुछ स्टोर करने की बात हो रही है, स्टोरेज। उसके बाद में हाइड्रो पावर का मतलब हो जाता है कि एनर्जी को कंजर्व करना। तो ये क्या हो सकता है हमारा, वर्षा जल संचयन से हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हमारा, दीर्घावधिक ऊर्जा भंडारण। तो इस प्रकार से आपको क्या है, आंसर तक पहुँचना होता है। और 39 तो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया कि अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और जिसको आता है वो क्या करे, आंसर बताएगा इसका क्या हो सकता है। और क्या बोला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समपार्श्व समपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि लिखित का मतलब इंस्ट्रूमेंट। एक बार इसको इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं इसकी, क्योंकि कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसकी हिंदी हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश वाले वर्ड को पढ़ लेना है। क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लेंडिंग, क्या लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशंस। तो इसके बारे में बोला गया है। तो कौन कौन से इसमें हो सकता है, क्या बॉन्ड बाजार हो सकता है, या फिर विदेशी मुद्रा भंडार हो सकता है, या फिर मुद्रा बाजार हो सकता है, या फिर शेयर बाजार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ इसका। तो इसका राइट आंसर होगा क्या हमारा, मुद्रा बाजार, यानी कि सी। मुद्रा बाजार में क्या होता है, मुद्रा बाजार किसे कहते हैं अगर आपको नहीं पता, तो मुद्रा बाजार जो होता है, यानी कि जो जो क्या अल्पकालिक होता है, यानी कि जो 1 ईयर से, 1 साल से 1 ईयर से कम का जो लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं, मनी मार्केट कहता है। वहीं मुद्रा बाजार के बाद में एक आता है पूंजी बाजार, यानी कि कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो 1 साल से अधिक समय अवधि के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो आपको बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए कि मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन अगला लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर किसी ने भी कुल प्रजनन रूप यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TRP के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो वो क्या लगा सकता है, अनुमान इसका लगा सकता है। वो क्या कर मतलब कि बोला है किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। क्या जी होता है, हाँ हो सकता है हमारा। अभी इसको हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, और इसके बाकी भी विकल्प पढ़ने के बाद में हम इसका फाइनल आंसर देंगे। और जिसको आंसर आ रहा है वो क्या आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा। किसी दिए गए जनसंख्या में एक दंपत्ति के
दंपत्ति के जीवन काल में जन्मे बच्चों की संख्या, क्या एक दंपत्ति जो होता है उसके जीवन काल में जन्मे बच्चों की संख्या के द्वारा बताया जाता है, या जन्म दर घटा, क्या लिखा हुआ, जन्म दर घटा मृत्यु दर, तो ऐसा भी गलत है। यहाँ से अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे ये तो बिल्कुल गलत है। एक महिला के गर्भधारण आयु यानी कि चाइल्ड बोरोइंग एज के अंत तक उसके उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। और अगर आपने सही थोड़ा सा भी टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पढ़ा है तो आप नॉर्मली क्या है, सी को और वी को तो काट देंगे, पर आपके यहाँ ए और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अगर आपने ऊपर ऊपर पढ़ा है तो आप क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। पर इसका फाइनली आंसर क्या होता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में भी दिया होगा, होता है कि एक महिला जो होती है अपने गर्भधारण आयु के अंत तक जितने बच्चों को जन्म दे देती है उसे ही क्या कहते हैं हम, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, ना कि 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या में। उसे क्या कह देते हैं, वो तो क्या हमारा लिंगानुपात हो जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा है, इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 42। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजित सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। क्या ऐसा लाभ उठा सकती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भारत में विदेशी संस्थागत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों को धारण सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। क्या जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, क्या मतलब कि हमारी जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उसका धारण कर सकते हैं, यानी कि उसको क्या ले सकते हैं। उसके बाद में बोला है भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। हाँ, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये तो आप नॉर्मली 3 वाला तो राइट कर देंगे, यानी कि ये तो कट गया। और इसके बाद में अगर आप देखना चाहें तो क्या हो जाता है, हमारे जो भारत में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन निवेश यानी कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सरकारी प्रतिभूतियों को धारण कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेकंड है वो भी सही हो जाता है। और फर्स्ट क्या है, इसमें गैर बैंकिंग जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां होती हैं वो क्या होती हैं, आरबीआई की चल निधि समायोजित सुविधा का भी लाभ उठा सकती हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 1 2 3, यानी कि 3 के तीनों सही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है अभी, और आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से, 36 से। तो यानी कि आज हमारा अभी क्या है, 8वां क्वेश्चन चल रहा है। और निम्नलिखित में से क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं। अब देख रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे भी थोड़ा सा रिपीट हो गया, यानी कि जो कॉर्पोरेट बांड होते हैं यानी कि कॉमर्शियल जो बांड होते हैं और सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसमें व्यापार कौन कौन कर सकता है। क्या बीमा कंपनियां कर सकती हैं, क्या पेंशन निधि कर सकती हैं, क्या खुदरा निवेशक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, हाँ अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में तो यानी कि खुदरा निवेशक तो आराम से कर सकता है, और क्या है, पेंशन निधि और बीमा कंपनियां ये भी कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी। यानी कि जो भी सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं या फिर जो प्राइवेट बांड होते हैं यानी कि जो कॉरपोरेट बांड होते हैं, इनमें कौन कौन कर सकता है व्यापार, कंपनियां भी कर सकती हैं, पेंशन निवेशक भी कर सकते हैं, और मतलब कि पेंशन निधियां भी कर सकती हैं, और खुदरा निवेशक भी इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 44। क्या बोला इसमें, उपयुक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, यानी कि किसको जो है वित्तीय इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को माना जाता है, क्या मोटर वाहन को माना जाता है, मुद्रा की अदला बदली। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कि क्या कहते हैं कि अगर अपना कॉमन सेंस लगाएं तो मुद्रा यानी कि मोटर वाहन को क्या कभी वित्तीय लिखित यानी कि इंस्ट्रूमेंट माना गया है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जहाँ जहाँ पे दो है उसको काट दीजिए, तो दो तो हमारा आराम से कट गया। और मुद्रा की अदला बदली तो ये तो हमारा आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 है उसको सही कर दीजिए। तो ये होता है हमारा एलिमिनेशन, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, 1 और 3 राइट हो जाएगा। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और मुद्रा की अदला बदली, मनी जिसे कहते हैं मनी ट्रेंडिंग एक तरीके से। तो हमारा हो जाएगा 44 का क्या हो जाएगा, डी। और उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सेक्टर दिया है, उसमें पूछा गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। आर्थिक गतिविधि दी है और उसके सेक्टर दिया है और बताना है कौन सा सही होगा। तो अगर आपको पता है कि कौन सा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और अभी क्या है मतलब कि और भी सेक्टर कई सारे हो गए, जैसे कि चतुर्थक सेक्टर हो गया, पंचम हो गया, पंचम के बाद में भी कई मतलब कि जिसमें क्या गोल्ड कॉलर हो गया या फिर वाइट कॉलर हो गया, इस प्रकार से कई सेक्टर होता है। जैसे कि बोला है कृषि उत्पाद का भंडारण, तो यानी कि कृषि उत्पाद का जो भंडारण होता है वो क्या हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है क्या, डेयरी फार्मिंग।
डेयरी फार्मिंग क्या हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर आपने थोड़ा आप तो अगर अगर प्राथमिक सेक्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे डेयरी फार्मिंग तो हमारे क्या होता है प्राथमिक सेक्टर में ही आता है। वहीं क्या खनिज की खोज क्या हमारा तृतीयक क्षेत्र में आता है। क्या मतलब कि जो खनिज होता है उसका खनन करना का हमारा तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो यानी कि तीसरा वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ये क्या आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। कपड़ा बुनाई क्या हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि कपड़ा की बुनाई क्या होता है हमारा इंडस्ट्री में, जैसे कि अगर कपड़ा बनाया जाता है वो क्या होता है हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। पर कृषि उत्पाद का भंडारण हमारा क्या द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता, किस में आता है, वो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है हमारा अगर आप बोलेंगे APMC वाला, तो अगर उसमें भी क्या आप अगर इसे प्राइमरी सेक्टर में ही मतलब कि काउंट कर सकता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल दो विकल्प सही हैं। केवल कौन से, दूसरा और चौथा। चलिए अगला पढ़ लेते हैं हम लोग। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 46। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करना है। उपयुक्त में से किनका उपयोग साधारणीय विमान ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक, यहाँ पे याद रखना क्या है, फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। क्या हमारा कृषि अवशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है। क्या हमारा मक्का के दानों का उपयोग किया जा सकता है। क्या अवशिष्ट जल शोधन अवपंक मतलब होता है कि जो अवशिष्ट जल होता है उससे निकला हुआ एक तरीके से कीचड़, उसका उपयोग किया जा सकता है। कास्ट मिल अवशिष्ट का, यानी कि जो हमारे कास्ट मिल होते हैं उससे जो अवशिष्ट मिलता है, क्या उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि फीड स्टॉक के रूप में इन सारे के सारे चारों का उपयोग किया जा सकता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा C 1 2 3 4। ये वाला हमारा क्या इंग्लिश वर्जन है, इसको जिसको इंग्लिश देखना वो इंग्लिश वाला देख सकता है। और अगला था हमारा क्या, फिर से देख रहे होंगे इसमें भी सेक्टर वाला, यानी कि फिर से पूछ लिया है श्रेणियाँ और वस्तु। और ये भी हमारा क्या एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कितने सही सुमेल हैं, इसके बारे में पूछा है। तो आपको बताना है, एक होता है कार्यशील पूंजी, एक होता है स्थिर पूंजी। यानी कि स्थिर पूंजी का मतलब होता है फिक्स्ड कैपिटल, कार्यशील का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो क्या होता है समय के साथ, मतलब अगर आप इसको यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारा खत्म होता जाता है। और फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है ऐसा कैपिटल जिसको हम समय के साथ यूज़ करते हैं वो हमारा फिक्स रहता है। तो जैसे कि इसमें ऑप्शन भी दिया है कि हल हमारा जो किसान का हल क्या होता है, एक कार्यशील पूंजी होता है या फिर फिक्स्ड कैपिटल होता है। यानी कि एक वर्किंग कैपिटल होता है या फिर फिक्स्ड कैपिटल होता है। तो आप जानते होंगे किसान का जो हल होता है एक फिक्स्ड कैपिटल के रूप में समझ जाते हैं, मतलब कि माना जा सकता है। क्योंकि किसान का जो हल होता है अगर आप उसको खर्च मतलब कि चलाते हैं तो क्या ख़त्म थोड़ी ना हो जाता है। अगर आप उसको आज चला रहे हैं तो वो कल भी चलेगा। हालांकि वो टूट फूट वो अलग होता है, पर उसको आप वर्किंग कैपिटल के रूप में नहीं मानेंगे। तो यानी कि किसान का जो हल होता है वो क्या होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि वो स्थिर पूंजी होता है। वही कंप्यूटर, तो आप भी जानते होंगे अगर कंप्यूटर आपने एक बार ले लिया तो वैसा तो है नहीं कि दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप चला लेंगे आज। यानी कि अगर आपने आज 5 घंटे चला लिया तो ऐसा तो है नहीं कि कल वो ख़त्म हो जाएगा, तो कल उतना नहीं चला सकते हैं। तो कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है स्थिर पूंजी में ही आता है। तो यानी कि दूसरा वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है हमारा क्या बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, यानी कि अगर बुनकर कोई सूत का उपयोग करता है तो वो क्या हमारा फिक्स्ड पूंजी में आएगा या फिर कार्यशील पूंजी में आएगा। तो आप भी जानते होंगे अगर बुनकर कोई भी सूत का उपयोग कर रहा है तो वो क्या होगा समय के साथ खत्म होता जाएगा। तो वो क्या होगा हमारा स्थिर पूंजी ना होकर के क्या होगा हमारा कार्यशील पूंजी में आएगा। तो यानी कि तीसरा वाला हमारा गलत होता। आगे आता है पेट्रोल। तो पेट्रोल हमारा क्या वर्किंग कैपिटल है, मतलब कि या वर्किंग कैपिटल है या फिर फिक्स्ड कैपिटल। तो आप भी जानते होंगे पेट्रोल को अगर आप खर्च करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल को आपने 1 लीटर पेट्रोल को आपने आज भी यूज़ कर लिया और कल भी यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल ना होकर के क्या होगा वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी होगा। तो पेट्रोल हमारा क्या है कार्यशील पूंजी होगा। इस प्रकार से हमारे क्या 2 और 4 बिल्कुल सही हैं और 1 और 3 गलत हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा केवल 2 विकल्प सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। इसका आंसर तो बहुत ही ईजिली आप अगर दे पाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ा है। तो इसका मैं आंसर नहीं देता हूँ, अगर आप देना चाहें तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का प्रयोग 3D वाक्यांश का प्रयोग किया गया था। क्या है 3D आभासी, यानी कि वर्चुअल दुनिया के एक एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसके ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी यानी कि वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा उद्दित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से क्या
उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि 3D वर्चुअल दुनिया बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आपने थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे वर्चुअल आभासी दुनिया के बारे में कहाँ पे यूज़ होता है। तो आप भी जानते होंगे बिग डाटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टोग्राफी भी नहीं हो सकता, जो तो क्या हमारा सिक्योरिटी से संबंधित होता है, या फिर जो भी मतलब कि ब्लॉकचेन होती है उससे संबंधित होता है। उसके बाद में क्या होता है हमारा वर्चुअल मैट्रिक्स। तो वर्चुअल मैट्रिक्स भी नहीं है, क्या हमारा होगा मेटावर्स, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है हमारा मेटावर्स। और आजकल मेटावर्स क्या है काफ़ी मतलब कि चर्चा में रहता है, तो उसके बारे में आपको तो पता होगा थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होती ही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप भी समझ रहे होंगे कि यूपीएससी जो है किस लेवल के क्वेश्चन को बना रही है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। क्या विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्यारोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है विदेशी बैंकों के साथ क्या करती है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों यानी कि बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि भारत में कोई भी बैंकिंग सब्सिडियरियों हैं उनके क्या न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको भी पता होगा अगर कोई भी बैंक अगर जो बैंक शुरू करती है उसके लिए एक न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है उसको मतलब कि पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं अगला बोला है भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए बोर्ड सदस्यों की कम से कम 50% भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो ऐसा भी कोई नहीं है कि भारतीय नागरिक उसमें 50% हो, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा डी, उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो नियम है विदेशी बैंकों के साथ इन दोनों में से कोई भी सही नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सोशल कॉर्पोरेट बॉन्ड, इसको आप जानते हो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लिखा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए हमारा क्या होता है धारा 135 शायद है, मुझे कंफर्म अभी ध्यान नहीं आ रहा। धारा 135 है किसके, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कितनी है 135 है। उसके बारे में इसमें बताया गया सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी ऐसा व्यय जो कंपनी को फ़ायदा उठा रहा है, मतलब कि कंपनी को फ़ायदा दे रहा है, तो उसे क्या हम कॉर्पोरेट CSR में नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। CSR नियम CSR क्रियाकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करता। तो ये भी आप जानते होंगे किसके लिए न्यूनतम न्यूनतम मतलब कि व्यय निर्दिष्ट है कि मान लिया कि कोई कंपनी क्या है अगर 500 करोड़ की अगर नेट वर्थ उसकी है तो उसके लिए क्या होता है इस पर लागू होता है। वहीं ऐसा कुछ नियम सब मुझे मतलब कि अभी सारे नियम एक साथ नहीं याद है, पर मुझे इतना ध्यान है कि अगर किसी कंपनी का टोटल उसकी संपत्ति अगर 500 करोड़ है तो वो क्या होगी CSR के दायरे में आएगी, या फिर उसकी क्या 5,000 करोड़ की नहीं 5 करोड़ की क्या होगी नेट क्या प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कोई कंपनी 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है तो वो क्या होगी जो हमारी CSR के दायरे में आएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा इसमें केवल क्या होगा हमारा केवल एक विकल्प सही है, यानी कि अगर कोई कंपनी का व्यय उसी को लाभ पहुंचा रहा है तो उसे हम क्या CSR में नहीं मानेंगे। वहीं उसके लिए न्यूनतम निर्दिष्ट व्यय को भी क्या करती है निर्दिष्ट करती है। इसमें क्या होता है न्यूनतम आपको 2% यानी कि 2% कंपनी के शुद्ध लाभ का, कंपनी का जो भी शुद्ध लाभ है उसके लिए उसका 2% आपको किसी सामाजिक कार्य में व्यय करना होता है। तो यानी कि दूसरा इसका बिल्कुल गलत हो जाता है। और इसके लिए मैंने क्या धारा बताई, मतलब इसके लिए मैंने कानून क्या बताया कंपनी अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कितनी है 135A होगी या फिर खाली 35 होगा, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 51। 51 में बोला गया यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक जाता है, यानी कि अमेरिका जो है उस पर अगर ऋण है उस पर चूक जाता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अमेरिका है अपने ऋण पर चूक जाता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में वाला है यूएस सरकार का ऋण कोई मूर्त यानी कि हार्ड परिसंपत्ति द्वारा
समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी क्या है यूएस के बॉन्डों में या ट्रेजरी बॉन्डों में निवेश करता है, तो उसके लिए क्या कोई भी बीमा कवरेज नहीं है। बस क्या है, आप क्या अगर उस पे निवेश कर रहे हैं, तो केवल आप जो अमेरिका की सरकार है, उसके विश्वास में आप निवेश कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, वो क्या है, एक मतलब कि इंडिया मतलब कि वर्ल्ड की क्या है, टॉप मोस्ट मतलब कि मानी जाने वाली एक सरकार है। तो इसलिए क्या आप कर सकते हैं कि उसके केवल आप विश्वास पे उसमें निवेश कर रहे हैं। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और ये क्या है, इसकी व्याख्या भी करता है। यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। तो हालाँकि अगर बहुत सारे लोगों को ये बात कन्फर्म नहीं होगी कि ऐसा हो सकता है, पर हाँ, ऐसा ही सही है। और यूपीएससी ने भी इसका ऑफिशियल आंसर की में क्या बताया, 51 ही बताया था। और उसके बाद में चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसको मैंने क्रॉस इसलिए किया क्योंकि यूपीएससी ने इसको किया है अपने मतलब कि मूल्यांकन से हटा दिया था, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और इसको साफ कर देते हैं पहले। इसका क्या बोला था हमने, इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। और इसके बाद में बोला डिजिटल रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना। यह भारतीय रिजर्व द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय मुद्रा है, तो बिल्कुल सही बात है। यह आरबीआई की तुलना पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देता है, तो ये भी बात हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। और इसके बाद में बोला है यह अपने डिज़ाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमा करता है। तो यहाँ पे बता देते हैं आपको, यहाँ पे कोई भी बीमा कवरेज नहीं दिया गया है। उसके बाद में क्या, यह वाणिज्यिक बैंकों मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 1, 2 और 4, केवल 3 गलत है। और इसको भी हम लोग क्या है पहले से डिस्कस कर चुके थे, अगर आपने पिछली वाली क्लासेस को देखा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समानता निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है। यानी गौतम बुद्ध हैं, उनको किस उपनाम से जाना जाता है, क्या न्याप किस नामों से जाना जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध के और कौन कौन से नाम हैं, तो आपको जानते होंगे कि साक्य मुनि तो इनका बहुत ही प्रचलित नाम है, और तथागत भी इनका बहुत ही प्रचलित नाम है। परंतु क्या न्यायपुत्र, न्यायपुत्र इनका नाम नहीं है। इनकी राइट आंसर क्या होगा, यानी कि 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा होगा, 2 और 3। आपको पता होगा गौतम बुद्ध का शाक्य मुनि तो बहुत ही प्रचलित नाम है, और तथागत भी काफ़ी प्रचलित नाम है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 20 पे। यानी कि यहाँ पे तो नंबर क्या चल रहा है हमारा, 55 चल रहा है, पर हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, 36 से स्टार्ट किया था। यानी कि हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 20 में पे आ चुका है। क्या अगला है हमारा, अगला है हमारा पुरातात्विक स्थल और राज्य और विवरण। देख रहे हो कि यूपीएससी ने कितना मतलब कि डिटेल में पूछा है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका भी यही है कि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो खास करके हिस्ट्री वाले, तो कोशिश कीजिए इसको अटैम्प्ट ना ही कीजिए, क्योंकि इसके गलत होने के चांस लगभग कि 90% ही होते हैं कि गलत ही हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आता तो उसको अटैम्प्ट ना करें, वही बेहतरीन रहता है। बाकी आप अपनी क्या मर्जी के हिसाब से कीजिएगा जो आपको सही लगे। इसमें पुरातात्विक स्थल दिया है, यानी कि चंद्रकेतुगढ़, जो कि हमारा उड़ीसा राज्य में पड़ता है, क्या व्यापार बंदरगाह शहर था। और इसके बाद में बोला है इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये तो आपने सुना होगा, इनाम गांव महाराष्ट्र का क्षेत्र है। क्या ताम्र पाषाण स्थल है, तो हाँ, यहाँ से ताम्र के पत्थर भी मतलब कि ताम्र के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो चंद्रकेतुगढ़ क्या उड़ीसा का है, क्या व्यापारिक बंदरगाह, तो यहाँ पे यानी कि ये गलत हो जाता है। और मांडू, मांडू क्या हमारे केरल में है, और महापाषाण स्थल है, तो हाँ, मांडू हमारा कहाँ पे है, क्या लिखा है, मांगडू है, मांगडू, मांगडू केरल में है, और महापाषाण स्थल है। यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। और इसके बाद में क्या हमारा चौथा बोला है साली हुंडम, क्या लिखा, साली हुंडम आंध्र प्रदेश शैलकृत गुफा मंदिर, तो हमारा चौथा वाला भी गलत है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 और 3। यानी कि इनाम गांव कहाँ पड़ता है, हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, और ताम्र पाषाण स्थल है मांगडूम कहाँ, केरल में है, और महापाषाण स्थल है। और इसके बाद में हमारा फर्स्ट और 4 गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने के लिए काफ़ी डिटेल में जाना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसको काफ़ी डिटेल में जब आप पढ़ें, तो इसको क्या काफ़ी डिटेल में पढ़ते समय ही ध्यान रखें। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद में क्या आता है हमारा, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भगटल में एक किला बनाने की अनुमति दी। यानी कि पुर्तगालियों को भगटल में किला बनाने की अनुमति किसने दी थी, क्या कृष्ण देव राय ने दी थी, नरसिंह सालुब ने दी थी,
क्या लिखा, मोहम्मद शातिरती ने दी थी या फिर यासूब आदिल शाह ने दी थी। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको कि पुर्तगालियों को भक्तल में किला बनाने की जो अनुमति दी थी किसने दी थी, कृष्ण देव राय ने दी थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो 57 है, इसको भी क्या यूपीएससी ने मूल्यांकन से हटा दिया था। यानी कि यूपीएससी ने क्या 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें क्या 3 क्वेश्चन को मूल्यांकन से हटाया था। इससे पहले हम लोगों ने एक मतलब बता चुके हैं, और ये सेकंड हमारा क्वेश्चन इसको भी यूपीएससी ने अपने मूल्यांकन से हटाया था, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। अगला आता है उसके बाद में क्या, इसके लिए हम लोग क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन को 2 प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद में आता है उपनिषदों में कोई नीति कथा पौरवल नहीं है। यानी कि उपनिषद में कोई भी नीति कथा नहीं है क्या? उपनिषद आप जानते होंगे कि कोई भी नीति कथा नहीं होगी क्या? यानी कि उपनिषद इतने बड़े उपनिषद हैं जो कि हमारे जो वेद हैं उनसे बने हुए हैं, मतलब कि वेद के बाद में इसकी रचना हुई है। तो उपनिषद से क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई भी नीति कथा ना हो। उसमें क्या बहुत सारी कथाएँ हैं। आप जानते होंगे कि कठोपनिषद में क्या है, नचिकेता की कथा दी हुई है। वहीं मुंडकोपनिषद में क्या है हमारे, मुंडकोपनिषद में क्या कहते हैं कि मुंडकोपनिषद हो गया, फिर कई मतलब उपनिषद है उसमें क्या कई भी कथाएं हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत है हमारा। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है, तो हाँ, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यानी कि दूसरा वाला सही है, फर्स्ट हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल बी। चलिए 58 के बाद में आगे देख लेते हैं हम लोग। 58 के बाद में आता है हमारा क्या, 59 में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा से सही है। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य क्या? तो ये तो हमारा क्या क्वेश्चन से आ गया, करंट अफेयर से आ गया। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। तो आप अगर सोचें कि कोई भी देश चावल का निर्यात करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए क्या किसी संस्था से अनुमति लेनी पड़ेगी? एक व्यवहारिक तो नहीं लगता है, तो यानी कि सेकंड वाला हमारा गलत हो जाता है। और ये तो बात सही है कि भारत जो है इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल ए, यानी कि एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। ये भी हमारा क्या करंट अफेयर से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, यूनेस्को में हाल ही में क्या भारत की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को जो क्या है यूनेस्को है उसकी सूची में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया वो बताना है। क्या छऊ नृत्य को शामिल किया गया, दुर्गा पूजा को, गरबा को, कुंभ मेला को? तो आपको बता देते हैं कि ये कुंभ मेला ऑलरेडी हमारा क्या है, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में ऑलरेडी शामिल है। गरबा भी शामिल है, दुर्गा पूजा भी शामिल है और छऊ नृत्य भी शामिल है। पर बोला क्या है, हाल ही में, यहाँ पे देख रहा हूँ कहीं पे लिखा होगा नवीनतम। तो मैं बता देता हूँ आपको, उस समय का नवीनतम कौन सा था, हमारा गरबा नृत्य जो था यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले भारतीय संविधान यानी कि पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो नॉर्मल सवाल है, सभी को पता था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी सदस्य बनाया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि भारतीय रियासत और विदेशी यानी कि भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान था। तो आप जानते भी होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान हुआ है। और उसके बाद में बोला है रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। तो आपको ये पता होगा आराम से कि ये सारे जो थे किसके संदर्भ में थे, ये मतलब कि गवर्नर जनरल के अधीन थे, ना कि किसी परिसंघ के अधीन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल एक विकल्प सही है। तो आगे भी हम लोगों ने बोला था कि 25 तक मतलब कि 25 टोटल क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कि हमने 2 छोड़ दिए थे, तो हम लोग क्या करते हैं आगे 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भास भास की आप जानते होंगे गाथा सप्तशती भी क्या भास की एक रचना है। पर इसमें क्या बोला है, भास की रचना कौन सी है? तो इसमें गाथा सप्तशती तो है ही नहीं। महाभाष्य किसकी है? माध्यम योग योग क्या लिखा, माध्यम व्यायोग। नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र तो आप जानते होंगे भरत मुनि की है, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है, यानी कि नाट्यशास्त्र तो नहीं होगा। साफ कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हमने बताया नाट्यशास्त्र,
तो नाट्यशास्त्र तो आप जानते होंगे कि नाट्यशास्त्र तो भास की नहीं है, वो किसकी है, भरतमुनि की है। और महाभाष्य किसकी है, महाभाष्य भी इनकी नहीं है। और महाभाष्य किसकी है, ये भी हमारे शायद मतलब कि भास की तो नहीं है। भास की क्या है हमारी, माध्यम व्यायोग्य, क्या है, माध्यम व्यायोग्य। ये तो एक याद करने वाला फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि भास की रचना कौन सी है, माध्यम व्यायोग्य है। और भास की एक है गाथा सप्तशती, भी भास की एक रचना है। चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सी है, संघभूति एक अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु है। भिक्षु जिसकी जिन्होंने जो चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस भाष्य के लेखक, यानी कि जो जे भी हमारा क्या है हिस्ट्री से है, वो भी काफ़ी क्वेश्चन मतलब कि टफ क्वेश्चन है एक तरीके से, मैं मान सकता हूँ इसको क्या टफ क्वेश्चन की श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि शायद ही किसी को पता हो ऐसा कुछ जिसको मतलब कि डिटेल में नॉलेज है हिस्ट्री की, वो तो जानता होगा, पर जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके लिए क्या थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्या क्वेश्चन है, संघभूति एक जो है, संघभूति एक बौद्ध भिक्षु है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिसने क्या चौथीवीं शताब्दी के अंत में चीन की यात्रा की, और उनमें से ये किसका मतलब कि भाष्य का लेखक है। तो आपको पहले तो ये जानना है कि संघभूति जो है भारतीय बौद्ध भिक्षु है, जिसने क्या चौथी शताब्दी में कहाँ की यात्रा की थी, चीन की यात्रा की थी। और उसमें से उसकी रचना कौन सी, ये पूछा गया। क्या हमारा प्रज्ञा पारमिता सूत्र उसकी रचना है, विशुद्धि मार्गो उसकी रचना है क्या, सर्वस्त्रवाद विनय उसकी रचना है क्या, लीला विस्तार क्या उसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर हमारा सी है, सर्वस्त्रवाद विनय, जो किसकी है, संघभूत की भाष्य है। तो इसी प्रकार से हमारे क्या आज के टोटल 25 क्वेश्चन हो चुका है, और आप जानते होंगे 25 से हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कर लिया आज। तो चलिए आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।